एक लड़का जो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का होता है, यूँ कहे कि उसे आधा दिमाग का भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो 10-5 रुपये तो पहचान लेता, लेकिन अगर उसे 5-4 10-10 के नोट दे दिए जाएं तो उसे ये नहीं पता होता कि ये कितने नोट हैं। दोस्तों 26 साल उसकी उम्र हो जाती है, उसके घर परिवार में उसकी बूढ़ी माँ होती है और एक दिन अपनी माँ से वो जिद कर बैठता है कि माँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं पर पैसा कमाऊँगा। लेकिन माँ उससे कहती है कि बेटा, तेरे लिए मुंबई नहीं बनी, तू मुंबई मत जा, तू यहीं पर कामकाज कर ले। लेकिन वो अपनी माँ की भी बात नहीं मानता और फिर एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है। दोस्तों जो माँ को डर होता है, एक दिन वही होता है कि वो मुंबई शहर में खो जाता है और उसके बाद माँ उसे ढूंढने के लिए मुंबई पहुंच जाती है। वहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाती है और फिर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के झांसी के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संतोष नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल होती है, जो अपनी माँ चमेली के साथ बड़े आराम से रहा करता है। चमेली की उम्र लगभग 60 से 61 साल होती है। दोस्तों संतोष ही यहाँ पर अपनी माँ के लिए कामकाज किया करता। गांव में जो भी उसे दिहाड़ी मजदूरी मिलती उसे करके वो अपनी माँ का और अपना पेट पाला करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उसके 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम नीरज होता है, दूसरे का राजेश, जो मुंबई शहर में नौकरी किया करते और जब वो गांव में आते तो उनके ठाट वाटों को देखकर संतोष भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता और एक दिन अपनी माँ से कह देता है कि माँ, मैं भी इनके साथ मुंबई जाना चाहता हूँ। माँ यहाँ पर उससे मना करती है कि बेटा तू मुंबई मत जा, तेरे लिए मुंबई नहीं बनी। लेकिन ये जिद पर अड़ जाता है और फिर यहाँ पर जो नीरज और राजेश होते हैं संतोष के घर आते हैं। संतोष की जो माँ होती है इनसे भी कहने लगती है कि बेटा कुछ दिन इसे मुंबई में घुमा लाओ, उसके बाद इसे यहीं लाकर छोड़ देना, लेकिन इसे अकेला मत छोड़ देना। ये बहुत भोला है, ये कहीं भी चला जाएगा, लेकिन इसे ज़्यादा अकेला मत छोड़ देना। दोस्तों यहाँ पर माँ से वो दोनों कहते हैं कि माँ जी आप चिंता मत करो, ये हमारे भाई जैसा है, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे, आराम से वहाँ पर रहेंगे और जब हम वापस आएंगे इसे अपने साथ वापस ले आएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर संतोष वहाँ से उन दोस्तों के साथ सीधे मुंबई पहुँच जाता है और मुंबई में ये दोनों दोस्त कामकाज करने लगते हैं। इधर जो संतोष होता है उससे भी दिहाड़ी मजदूरी करवाया करते, उससे अपने कपड़े साफ कराया करते और बहुत सारे काम उससे कराया करते। यहाँ पर संतोष भी उनसे कई बार यही कहता कि भाई मुझे वापस अब घर जाना है, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देते हैं कि तुझे वापस हम घर छोड़कर नहीं आ सकते, जब हम यहाँ से चलेंगे तू हमारे साथ में चलना। एक दिन का वाक़या होता है, संतोष को बुखार आ जाता है, बुखार बहुत तेज़ी के साथ होता है। फिर यहाँ पर जो नीरज और जो उसका दोस्त होता है वो दोनों इससे कहने लगते हैं कि आज तुझे कपड़े भी साफ़ करने हैं। वो यहाँ पर मना करता है कि मैं आज नहीं कर सकता, फिर भी इसके ऊपर दबाव दिया जाता है कि तुझे हम यहीं पर मार कर फेंक देंगे तूने अगर काम नहीं किया तो। दोस्तों संतोष यहाँ पर डर जाता है और डर कर वो कामकाज करने लगता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ अलग चल रहा था कि तू यहाँ से भाग जा और सीधे यहाँ से अपने घर चले जाना। और नीरज के कुछ पैसे वहाँ पर रखे होते हैं, उन पैसों को उठाता, लगभग 10,000 रुपये की वो राशि रखी होती है, उसे उठाता है, अपना बैग उठाता है, बैग में 2 जोड़ी कपड़े लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर सामने ऑटो वाला उसे देखता है तो वहाँ पर रुक जाता है। ऑटो वाले से वो कहता है कि मुझे गांव जाना है, गांव की ट्रेन में मुझे बैठा दें। दोस्तों यहाँ पर संतोष के ऐसे सीधे स्वभाव को देखकर वो ऑटो वाला उसे बिठा लेता है और जैसे ही उसे एक रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आने लगता है, जब संतोष उसे भाड़ा देने वाला होता है तो यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर होता है वो पैसों को देखकर एक बार के लिए प्रभावित हो जाता है कि यार ये तो सीधा साधा सा पागल सा लड़का है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इससे क्यों ना ये पैसे ऐंठे जाएं। फिर यहाँ पर वो ऑटो ड्राइवर उससे कहता है कि यहाँ पर आपको नहीं उतरना, दूसरा स्टेशन है उस पर चलते हैं।
उसके बाद ये ऑटो वाला उसे दूसरे स्टेशन ले जाने की बजाय जंगल में ले जाता है, वहाँ इसके साथ मार पिटाई करता है और इसका सारा सामान, पैसे वगैरह सब कुछ छीन लेता है। अब यहाँ पर ये संतोष रोने लगता है, करे तो क्या करें। अगर ये वापस जाए तो इसे पता ही नहीं वापस कैसे जाना है। इसके पास ना तो पैसे, ना ही इसे एड्रेस का पता होता कि मुझे कौन से एड्रेस में जाना है। दोस्तों, इसे अपने गाँव का नाम तो पता होता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि तू कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है। बस वहाँ पर लोग बाग भी उससे पूछते तो वो यही कहता कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, और यूपी में अपने गांव का नाम बता देता है, लेकिन गांव को वहां पर ढूंढे कौन। दोस्तों, अब यहां पर एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति इसे देखते हैं और देखते ही एकदम समझ जाते हैं कि ये तो सीधा साधा कोई लड़का है। उसके पास जाते हैं, वो ज्ञानचंद जी को देखकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। वो पूछने लगते हैं कि बेटा तू कहाँ का है, तो वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। और यहाँ पर उससे पूछने लगते हैं कि तू कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो बता ही नहीं पाता। फिर यहाँ पर ज्ञानचंद जी को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आता है और फिर उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सालू होता है। उससे कहते हैं कि सालू इस लड़के के लिए खाना लेकर आओ। सालू उस लड़के के लिए खाना लेकर आती है। लड़का खाना खाता है, उसके बाद ये सो जाता है और फिर यहाँ पर ये जब जगता है तो फिर से ये रोने लगता है। अब यहाँ पर जो सालू होती है इसके पास आती है और इससे कहने लगती है तुम रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अब यहाँ पर सालू से पूछते हैं कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो वही बातें वो दोहराता है। सालू भी यहाँ पर इसी तरह से इनके घर में आई थी। सालू के भी बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं तो सालू जब यहाँ पर 6 साल की होती है तो पता नहीं उसके माता पिता उसे कैसे छोड़ देते हैं, वो अनाथ आश्रम में होती है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानचंद जी और उनकी जो पत्नी होती है वो सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं होती। इस सालू को गोद ले लेते हैं और इसे अपने घर ले आते हैं। सालू भी यहाँ पर थोड़े से कम ही दिमाग की होती है। घर का कामकाज तो वो कर लेती, लेकिन ज़्यादा चंट चालाक नहीं होती, नहीं तो कब की यहाँ से वो भी भाग चुकी होती। लेकिन यहाँ पर वो इनके साथ बड़े आराम से रहती है। वो यहाँ पर इस सालू की शादी भी कराना चाहते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं था। दोस्तों, अब यहाँ पर सालू और इस लड़के संतोष की आपस में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती भी धीरे धीरे करके प्यार में बदलने लगती है। कि पत्नी होती है वो सालू से कहने लगती है कि सालू क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे ये पसंद है। दोस्तों, यहाँ पर अब ज्ञानचंद जी और उनकी पत्नी आपस में बातचीत कराते हैं क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। दोनों एक ही तरह के दिमाग के, ज़्यादा इनमें कोई भी चंट चालाक नहीं है। इनकी आपस में कभी लड़ाई भी नहीं होगी और इनका जीवन आराम से कट जाएगा। दोस्तों, मंदिर में इन दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी के बाद ये वहीं पर आराम से रहने लगते हैं। अब यहाँ पर ये 4 लोग हो जाते हैं। जो यहाँ पर ज्ञानचंद जी उनकी पेंशन से जो पैसा आता है उससे ही इनका घर परिवार चलने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो संतोष की माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर नीरज और राजेश अकेले आते हैं और उन अकेलों को देखकर वो उनसे पूछने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा तो हमारे साथ से भाग गया। यहाँ पर माँ उनसे कहने लगती है कि मुझे मुंबई लेकर चलो, मेरे बेटे को ढूंढवाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी। दोस्तों, वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं और फिर यहाँ पर जो संतोष की माँ होती है उसे लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई में इनके कमरे पर ही वो माँ रहने लगती है। इधर उधर ढूंढने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 1 महीने तक वो इधर उधर चारों तरफ इलाके को छान मारती है, लेकिन कहीं से भी उस लड़के का कोई अता पता नहीं लग पाता। अब यहाँ पर माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और परेशान होकर वहाँ से वो भी आगे निकल जाती है। फिर ढूंढने लगती है, उसके पास भी अब कोई जरिया नहीं होता, वो वापस उस कमरे पर भी नहीं पहुँच पाती। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो भीख मांगने लगती है। भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगती हैं और एक दिन का वाक़या होता है, ये उसी इलाके में पहुँच जाती है जहाँ पर इसका बेटा रहा करता है। दोस्तों, जब यहाँ पर वो भीख मांग रही थी तो सामने उसी का बेटा आ जाता है जो यहाँ पर ज्ञानचंद जी के साथ होता है। दोस्तों, यहाँ पर बेटा अपनी माँ को इस हाल में देखकर दूर से ही भागने लगता है और कहने लगता है कि मेरी माँ तो वो रही। दोस्तों, ज्ञानचंद जी भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। बेटा और माँ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। माँ बेटे से पूछती है कि तू बेटा कहाँ चला गया था। तो यहाँ पर बेटा माँ से पूछने लगता है कि माँ तू कहाँ चली गई थी, तू मुझे मिली क्यों नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर ज्ञानचंद जी इस बूढ़ी औरत को भी अपने साथ अपने घर ले चलते हैं और वहाँ पर ये सारे लोग मिल जाते हैं। और जब इस बूढ़ी माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे की शादी भी हो चुकी है, उसकी एक पत्नी भी है, तो माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो उसके गिलास शिकवा होते हैं, जो उसने तंगियाँ झेली थी, वो सारी एक पल में बिल्कुल मिट जाती हैं।
अब तो यहाँ पर मानो कि माँ को स्वर्ग मिल चुका है। माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि भगवान आपने देर से मिलाया लेकिन दुरुस्त मिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आप बहुत ही महान हो, आपकी करनी को कोई कभी भी नहीं पहचान पाया। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस स्टोरी। आफरीन ने बहुत गलत किया सास को जला के, गोपालगंज बिहार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। सिंह दिग्विजय जी हमें लिखते हैं योर ऑल वीडियो आर वेरी सोशल एंड टीचेबल अबाउट द चेंजिंग सोसाइटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। राम गोसाई, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं। मोनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सरफराई अली जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी हमें कुछ ना कुछ हर दिन सिखा कर जाती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसी तरह से हमें आशीर्वाद देते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।